आप सपोज करिए कि हार्वेस्टर आपने खरीद लिया। अब हार्वेस्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है आपका मीटर। ये होता है डिस्प्ले मीटर, ये दोनों डिस्प्ले मीटर हैं। एक्चुअली ये जो आपका डिस्प्ले मीटर है ना, ये आपका रन में है, मतलब ये सही है, ये सही आपका डिस्प्ले मीटर है, और ये जो है ये खराब है। अब आप लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या आएगी, सर हमारे हार्वेस्टर मशीन का डिस्प्ले मीटर ही खराब हो गया। खराब होना मतलब डिस्प्ले में कोई भी आपकी रीडिंग शो ना करना, वो खराब हो जाता है। अब विचार आएगा कि इसको हम बनवा सकते हैं क्या, बनेगा कि नया लगेगा। देखो भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये डिस्प्ले मीटर आपको मोस्टली नया ही लगता है, बनता नहीं है। यदि कोई भी बंदा कहता है कि मैं इसे बनवा के दूंगा, मतलब वो आपसे ठगी भी कर सकता है, तो इससे आप थोड़ा सा सावधान रहें। यदि आप लोगों को जरूरत पड़ती है कि हमें डिस्प्ले मीटर चाहिए, इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए, हमारा ऊपर नंबर शो हो रहा है, आप नंबर पे कॉल करिएगा, आपको हर एक चीज का समाधान हमारे पास मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है डिस्प्ले मीटर। दूसरी बात, कभी भी आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल वाला डिस्प्ले मीटर आता है ना, वो कभी मत लगवाइएगा। मैं बताऊंगा आगे कौन सा डिस्प्ले मीटर कभी भी BS6 मशीन में, जिस मशीन में ये मीटर लगा हुआ है उस पे कभी भी वो मीटर नहीं लगवाना है, मैं बताता हूं आपको। तो ये जानकारी आपको सही लगी होगी। अब बात आती है कि सर हमारी गाड़ी बार बार आरपीएम तोड़ रही है, तो उसके क्या क्या रीजन होते हैं। पहला रीजन सबसे बड़ा जो होता है ना, वो होता है आपका फ्यूल फिल्टर चोक होना। अब देखिए, जैसे आपका फ्यूल फिल्टर हो गया, अब तो हालांकि दूसरे तरीके का आता है। अब ऐसा यदि चोक हो गया ना, तो प्रॉपर डीजल की सप्लाई नहीं होगी, मतलब आपका गाड़ी आरपीएम तोड़ेगी ही, स्टार्टिंग में भी समस्या, स्टार्ट होने में भी समस्या देगी। तो ये पहली बात, आप हमेशा टाइम टू टाइम फ्यूल फिल्टर अपना चेंज करते रहें। जो BS6 मशीनें हैं, कितने घंटे में करना है, तो लगभग आप समझ के चलिए 400 से 500 घंटे के बीच में मोस्टली तो कर ही लिया करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, जो इंजन की सर्विस होती है। अब दूसरी बात करें हम, दूसरा रीजन आता है कि डीजल में पानी या कचरा। भाई अभी आपने एथेनॉल का भी देखा है ना, सेम वही कहानी। यदि आपका डीजल टैंक है, ये आपका सपोज करिए डीजल टैंक है, अब इसके अंदर ऐसा कचरा रहेगा ना, तो ये क्या करेगा, ये आपका गाड़ी का आरपीएम पक्का तोड़ेगा। क्योंकि ये कचरा आपकी जो डीजल लाइन है ना, ये जो पाइप है, इनमें आकर के चोक हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, वो आपका आरपीएम तोड़ेगी ही, प्रॉपर जो फ्यूल का सप्लाई है वो नहीं होगी। तो दूसरा एक चीज याद रखिएगा कि आपका डीजल टैंक टाइम टू टाइम साफ करिए। डीजल टैंक में जो डीजल है वो अच्छी तरह छान के भरिए, ठीक है। फिर आता है आपका फ्यूल लाइन में एयर आ जाना। अब भाई सीधी सी बात है, यदि आपका जो फ्यूल लाइन होती है, जैसे अपनी लाइन हो गई, अब इसमें मान लीजिए कचरा आ गया, तो प्रॉपर डीजल सप्लाई नहीं होगी, तो ऐसे बबल्स आ जाएंगे। ये क्या करेगा, ये भी आपका आरपीएम तोड़ने का सबसे बड़ा रीजन है, बनता है। तो मतलब फ्यूल लाइन आप क्लियर रखें, डीजल आप साफ रखें, तो ये समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा लूज कनेक्शन भी हो गया, मान लीजिए कोई पाइप आपने यहाँ पे किया है, या तो फिल्टर आपने नया फिल्टर लगाया है, ठीक है, तो लूज कनेक्शन हो गया, उसके कारण भी ये समस्या हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपका रीजन जो आता है, वो आता है एयर फिल्टर का चोक होना। देखो भाई, एयर फिल्टर यदि आपका चला रहे हैं मशीन, हार्वेस्टर मशीन ये चला रहे हैं आप, एयर फिल्टर यहाँ पे रहता है, और ऐसा यदि ऐसा चोक नहीं होता है एक्चुअली इसमें, मतलब ऐसा होने ना पाए, ठीक है ना। तो ये चीज यदि आपका क्लीन है तो कोई सुनी है, यदि चोक हो गया तब भी आपका आरपीएम तोड़ेगी। और दूसरी बात, आपका जो इंजन है ना, वो भी आपका हीट होगा। तो इसके लिए क्या करें कि सही तरह चलता रहे, आप टाइम टू टाइम एयर फिल्टर चेंज करते रहें, टाइम टू टाइम उसकी सफाई करते रहें, ठीक है। कंप्रेसर एयर लगा करके उसको हवा मारते रहें, तो मोस्टली चांस रहता है कि सही रहेगा। फिर आगे आपका आता है टर्बो चार्जर की समस्या। यदि आपका एयर फिल्टर चोक है, और हवा तो खींचेगा ही, उसके कारण ये जो पाइप है ना, इन पाइपों के द्वारा ये आपका टर्बो होता है, और इसके अंदर समझिएगा, इसके अंदर जैसे यहाँ पे रहता है ना, यदि कचरा भर गया ना, तब भी आपका लोड आरपीएम तोड़ेगी। हो सकता है इंजन आपका सीज हो जाए, जो आपका मैनीफोल्ड होता है ना, मैनीफोल्ड के अंदर कचरा जम जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आता है इंजेक्टर में खराबी। अब भाई आपके इंजन में 6 सिलेंडर या 4 सिलेंडर मोस्टली इंजन होते हैं। अब सपोज करिए जो इंजेक्टर होते हैं ना, इनका रियल में काम होता है इस तरह फ्यूल का स्प्रे करना। यदि ऐसा कर रहे हैं तो समझिएगा कि आपका क्या हो रहा है, इंजेक्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या कराएं, टेस्टिंग करवा लीजिए। और दूसरी बात, आपका क्या होता है, गलत डीजल लाइन या कचरा जाने के कारण ही ऐसा खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिर आपका रीजन आता है फ्यूल पंप या FIP की समस्या। अब भाई वही बात है, यदि डीजल सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, बबल्स बन जाएंगे, फिल्टर आपके चोक रहेंगे, बराबर कंप्रेसर नहीं बनेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका FIP की समस्या आएगी ही।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बॉस का रहता है, बॉस का FIP रहता है। ठीक है, ये तो मैंने एक ऐसे नॉर्मली पिक्चर लिया है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब उसको फिर आप दिखाइए, जो देखने वाले हैं उनको दिखवाइए, वो सही करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका गवर्नर या EDC। एक्चुअली है क्या, आपका जो अभी जो हार्वेस्टर आ रहे हैं ना, वो फ्यूल डीजल इंजेक्शन सिस्टम FDIS, ठीक है ना, ये एक सिस्टम आपका कहलाता है, वही आ रहा है फ्यूल डीजल इंजेक्शन सिस्टम, या उसी को कहते हैं कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम, मतलब CIDI इंजन या CIDS सिस्टम ऐसा रहता है। तो समझिएगा कि एक मतलब पाइप रहती है, उसके थ्रू ये डिस्प्ले मतलब फ्यूल जो होता है अपना इसमें स्प्रे होता है। तो समस्या क्या होती है, कभी कभी कोई वायर लूज हो गया या तो कोई और फॉल्ट आ गया, उसके लिए आपको एक स्कैन टूल लगता है, ये हमने मॉडल के अनुसार उठाया है, उसके थ्रू पता चल जाता है कहाँ पे समस्या है। तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके लिए छेड़खानी आप मत करें। आपको जब भी लगता है समस्या है, नंबर हमारा शो कर रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, जितनी कोशिश होगी उतना मैं करूंगा। ठीक है, तो ये रहता है, ये जो आपका कहलाता है ना, इसको कहते हैं ECU। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या समस्या आपको आती है, एग्जॉस्ट ब्लॉकेज। अब समझिए, जैसे आपका ये जो धुआं निकलने वाला है ना, अब जो बहुत सारे अभी यूरिया बंद करवाए हैं, बंद करवाने के बाद उनको सही सजेशन नहीं बताया यूरिया बंद करने वाले ने ना, नहीं पता है, तो समझिएगा कि ये समस्या आएगी ही आएगी, और ये कहानी आपकी उनकी बनती है, जिससे हमका इंजन भी निपट सकता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जिसको नहीं पता है तो थोड़ा सा केयरफुली चलाइए गाड़ी, और इस चीज को क्लीन करके रखिए। फिर आपका आता है इंजन ओवर हीटिंग। अब भाई सबसे बड़ी बात, ये आपका रेडिएटर होता है, यदि ये चोक्ड है, ये आपका कूलेंट होता है, यदि ये चोक्ड है, ये आपका जो रहता है मतलब चलाने के लिए, ठंडा करने के लिए, यदि ये ढीला है तब भी ये रीजन बन सकता है। इसके अलावा आपका एयर फिल्टर यदि चोक्ड है तो वो भी एक रीजन है आपका इंजन हीट होने का। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैंने लक्षण क्या हैं, क्या चेक करें, कैसे करें, ये सब पॉइंट्स मैंने बताया, इनको एक बार आराम से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपका यदि BS6 इंजन है और आपका 90 तक जाता है ना टेम्परेचर, 90 या 90-95 तक, तो टेंशन ना ले, 95 से ऊपर जाता है फिर आपके लिए समस्या है। ठीक, अब इसके बाद आपका आ जाता है क्या चीज भाई, एक्सेसिव हार्वेस्टिंग लोड। जो आप जैसे आपका कटर हो गया ना, इसका एक एक्चुअल लोड होता है, कितना आपको इसमें देना है। यदि ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, तब भी आपका RPM ड्रॉप करेगी। तो इसको भी थोड़ा, ये आता है एक्चुअली जो OEM है, जैसे करतार हो गया, इनके OEM है, विशाल है, 10 में से जो भी हैं इनके अंदर आता है, तो इनसे थोड़ा बात करके कर लीजिएगा। इंजन का मैं पूरा बता दे रहा हूँ। फिर ये बेल्ट ड्राइव प्रॉब्लम सिस्टम, अभी ये आपके बेल्ट वोल्ट ढीले उले हैं, तो इससे भी आपको समस्या आएगी। तो इतनी बातें आप क्लियर याद रखिएगा कि टोटल आपके 12 पॉइंट्स हैं, जिनमें से आपका सभी को ध्यान रखना है। आपके हार्वेस्टर जो है ना RPM ड्रॉप करता है। और यदि आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि मैं लास्ट में पुनः फिर से बता रहा हूं आपको, यदि आपको इस मीटर से संबंधित या नया मीटर कुछ भी चाहिए, उसके लिए हमें बेशक कॉल कर सकते हैं। RPM ड्रॉप कर रही मशीन, उसके लिए भी आप हमें बेशक कॉल कर सकते हैं, जितनी भी सहायता होगी मैं करूंगा। यूरिया से संबंधित समस्या है, बेशक कॉल करें हमें, मैं जितनी होगी उतनी समस्या का समाधान करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जब भी आपको कभी जरूरत पड़े तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।